पिछले 72 वर्षों में किसी और दुनिया के देश को नहीं झेलना पड़ा। आतंक के खिलाफ हमारी लड़ाई 26/11 को शुरू नहीं हुई थी। जो देश को तोड़ना चाहते थे वो तो इस देश में कब से सक्रिय थे। हमने जम्मू कश्मीर में, दक्षिण के हिस्से में, पूर्व उत्तर में, मध्य में नक्सलवादियों में, पंजाब में कितने ऐसे अलगाववादी और हिंसक आंदोलन देखे हैं। आज पंजाब में, पूर्व उत्तर में, दक्षिण भारत में हम उस समस्या को काफी हद तक काबू कर चुके हैं। हमने तो अपने देश का, जम्मू कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा खोया और उसके बाद जिस प्रावधान को कभी पंडित नेहरू ने, इंदिरा जी ने या श्री राजीव गांधी ने छूने की प्रयास नहीं किया, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नहीं किया, जब से उनका आज का नेतृत्व जिहादी और माओवादियों के चंगुल में गया है, वो क्या क्या चीज कहते हैं कि इंडियन पीनल कोड से सेक्शन 124 कैपिटल ए सेडिशन हटा दिया जाएगा। देशद्रोह करना अब अपराध नहीं होगा। जो पार्टी इस तरह का घोषणा करती है वो इस देश के एक भी वोट की हकदार नहीं है। दूसरा प्रावधान क्या है, टीवी पे तो आके बहुत उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे थे महिला सुरक्षा, उन पे हिंसा होती है। तो आपकी नीयत क्या है? ठीक है, छोटे मामलों में लोगों को जमानतें मिल जाती हैं। मैनिफेस्टो में लिखा है उसी पेज पे कि सीआरपीसी को बदला जाएगा कि जमानत अब से नियम बन जाएगा और जमानत न देना केवल उसका अपवाद। तो कोई आतंकवादी, टेररिस्ट, बहुत बड़ा क्रिमिनल, यह तो न्यायपालिका का फंक्शन है। तो फिर जो महिलाओं से अपराध करेगा, तो किस लिए लिप सिंपैथी दिखला रहे थे आज मैनिफेस्टो के में? जो बड़े बड़े घटनाएं करते हैं, सीआरपीएफ के, स्टेट पुलिस के लोगों को मारते हैं, यह प्रावधान डाला गया है इस देश के माओवादियों की और जिहादियों की रक्षा करने के लिए कि कुछ समय के पश्चात उनको जमानत मिल जाए। तीसरा कहा गया, यह बहुत विचित्र है, कि हम आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को अमेंड करेंगे और रिव्यू करेंगे और कुछ ऐसे प्रावधान बनाएंगे जिसमें सैंक्शन की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, यह आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट क्या है? इस देश में दो कानून हैं। एक है डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट, कि जहां पर इंटरनल सबवर्शन हो रही होती है उसको डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित कर देते हैं। उन एरियाज पे आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन, जिसमें सेना भी आती है, एयरफोर्स भी आती है, नेवी नहीं आती क्योंकि नेवी कभी डोमेस्टिक ऑपरेशंस में नहीं होती, इसके अलावा सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, असम राइफल्स, ये सब सेंट्रल फोर्सेस आती हैं। अब जहां जहां इंसर्जेंसी और आतंक होता है और वहां डिस्टर्ब एरिया होता है, तो कोई किसी आर्म्ड फोर्सेस के, सेना के किसी अधिकारी के खिलाफ क्रिमिनल केस डालना चाहता है, वो अपनी जिम्मेवारी निभा रहा है इसलिए, तो उसको सरकार की सैंक्शन लेनी पड़ती है। इट्स इसेंशियली अ सैंक्शनिंग लॉ। कुछ और प्रावधान भी। अब इन्होंने कहा कि अगर आरोप यह होगा कि मान लो किसी ने
टॉर्चर कर दिया या किसी ने किसी महिला से बदसलूकी की या किसी ने चोरी कर ली तो सैंक्शन नहीं होगी। बहुत सरल दिखता है। मैं इस विषय के साथ बहुत वर्षों से संबंधित रहा हूं और जब कांग्रेस की पार्टी सरकार में थी और उस वक्त जब चिदम्बरम साहब गृह मंत्री थे और वो उसकी वकालत करते थे कि इसको डाइल्यूट किया जाए, तो सारी सरकार कांग्रेस की भी उसका विरोध करती थी। और इसलिए विरोध करती थी कि कोई भी आतंकवादी या उसका समर्थक या परिवार वाला यह नहीं कहता कि पुलिस ने आकर आतंकवादी को पकड़ा या आतंकवादी को मारा। इसके लिए तो सेना के कोई अधिकारी पकड़ता है या आर्म्ड फोर्सेस का पकड़ता है, सीआरपीएफ का पकड़ता है, तो अपराध नहीं होगा। वो हमेशा कहता है हम हमारे घर में तलाशी लेने आए, महिलाओं से बदसलूकी करती, हमारे घर में तलाशी लेने आए, हमारा सामान उठा के ले गए, टेररिस्ट को टॉर्चर कर दिया। तो जैसे ही ये आरोप लगेगा तो सब सेना के अधिकारियों के खिलाफ क्रिमिनल लॉ में मुकदमे चल रहे होंगे, कोई सैंक्शन की जरूरत नहीं। और जिस प्रकार की व्यवस्था कुछ ऐसे इलाकों में है, घाटी में विशेष रूप से, वहां तो एक जज चुनाव लड़ रहे हैं जिनका चुनाव का प्लान यह है कि मैंने फैसला दिया था कि 370 जो टेम्पररी प्रोविजन है वो परमानेंट है। यह परिस्थिति है। एक इसलिए भारत सरकार ने कांग्रेस के जमाने में भी और एनडीए के जमाने में भी एक प्रक्रिया बनाई थी कि जितनी कंप्लेंट्स आएंगी एक रोबस्ट मैकेनिज्म होगी, उसमें से सही अगर कोई है तो सजा देनी चाहिए फिर अधिकारी को, किसी ने सचमुच में बदसलूकी की है। और वो एक रोबस्ट मैकेनिज्म जो यूपीए के समय बना था वो आज भी चल रहा है। और उसमें अभी तक 1799 शिकायत आई हैं सेना या पैरामिलिट्री के अधिकारियों के खिलाफ, और उसमें से लगभग सभी, कुछ प्रोसेस में है, 1741 होती हैं, उनको फाड़ा नहीं जाता, और 68 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। मौजूदा व्यवस्था चल रही है। अब आप टेररिस्ट को इनकरेज करने के लिए जो अधिकारी अपनी जान से खेलकर, और जो जवान, और जो एक तरफ कहते हैं कि जवानों को मार्टर बना दो, मालूम नहीं कि वो क्या विषय होता है, और इन्होंने नहीं किया था, हमने सुविधाएं दी, अब कह रहे हैं मैनिफेस्टो में उनके खिलाफ मुकदमे चलाने की अनुमति दे दो आतंकवादियों को। Those people who lay down their life for the country, you want them to be prosecuted at the behest of terrorists or their friends or relatives. Ingratitude is the biggest sin that any political party can commit. और आज ये धारा डालकर कांग्रेस पार्टी ने ये किया है। फिर कहते हैं कि सेना की मौजूदगी को डाइल्यूट कर दो ताकि पत्थर फेंकने वाले सड़कों पे आ जाएं, ताकि जिन आतंकवादियों को सेना रोज मारती है वो अब बच निकले। फिर कहते हैं कि जो लोग आज तक हमसे बात करने को तैयार नहीं, क्योंकि उनका कहना यह है कि हम तो देश से अलग होना चाहते हैं, हम तो उनसे कंटिन्यूअस डायलॉग करेंगे। इसका मतलब यह है कि जिस नीति ने जम्मू कश्मीर को लाकर आज इस स्थिति में खड़ा किया, पिछले 70 साल की गलतियों को मैंने कुछ दिन पहले लिखा और कहा भी था, आज हम हर कानून को लागू करके वहां रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश कर रहे हैं। उसके स्थान पर रूल ऑफ इंसर्जेंट्स एंड टेररिस्ट कांग्रेस अगर स्थापित करना चाहे तो यह देश को स्वीकृत नहीं होगा। जम्मू कश्मीर पे एक चैप्टर लिख दिया, लेकिन उनके जम्मू कश्मीर के चैप्टर में कश्मीरी पंडितों का कोई जिक्र नहीं है। औपचारिकता के नाते तो यह कह देते कि आजाद हिंदुस्तान में सेक्युलरिज्म की सबसे बड़ी विफलता यह है कि एक पूरी कम्युनिटी की एथनिक क्लिंजिंग हो गई वैली में से।
इनके सेक्युलरिज्म में उन कश्मीरी पंडितों के लिए बहाने के लिए एक आंसू नहीं है। और इनका ट्रैक रिकॉर्ड ये है, पहले राजीव गांधी टाडा लाए, नरसिम्हा राव के टाइम वापस ले लिया। वाजपेयी जी पोटा लाए, मनमोहन सिंह जी ने वापस ले लिया। और अब तो ऐसा लगता है कि माओवादी जिनके साथ दोस्ती गांठी, छत्तीसगढ़ में भी गांठी, चुनाव में भी वो स्पष्ट था, अर्बन नक्सल्स के टाइम पे स्पष्ट था, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में स्पष्ट था। तो अब आप मुझे लगता है कुछ ड्राफ्टिंग के काम में उनसे आवश्यकता से अधिक सहयोग ले लिया है। अब मेरा दूसरा बड़ा पॉइंट है, मैं सब पॉइंट्स पे नहीं जा रहा, ये जो न्याय का ब्लफ था। पिछली बार जब मैंने आपसे बातचीत की थी तो अर्थशास्त्री दुनिया भर में पूछ रहे थे इसका साधन कहां से आएगा। दूसरा प्रश्न था कि मौजूदा सब्सिडीज का क्या करेंगे जो डीबीटी में जाती हैं। पहले दिन तो चुप थे, अगले दिन कहा नहीं नहीं नहीं, ये उसके अलावा होगा। तो जिस विद्वान व्यक्ति ने ये मैनिफेस्टो बनाया उन्होंने कहा कि देखिए इसका साधन आएगा जब अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो साधन भी बढ़ेंगे, उसी से ये फाइनेंस हो जाएगी। जब एक मुर्गी खरीदेंगे वो अंडा देगी, उससे 1000 मुर्गी बनेगी तो करोड़पति मैं तभी बनूंगा। ये न्याय के इंप्लीमेंटेशन की रोडमैप है। अब मैं फिर एक एक लाइन बारीकी से पढ़ता रहा और आज मैंने कम से कम वो पैराग्राफ चैप्टर 4 बार पढ़ा। उसमें से क्या निकला, ये पॉइंट नंबर 9 है 19-20 पेज पे। पहला, फिस्कल प्रूडेंस विल बी मेंटेन्ड, यानी कोई अन्य बोझ अर्थव्यवस्था पे नहीं होगा। दूसरा, इसका पायलट भी होगा, टेस्टिंग भी होगी, इसको फेजेस में इस्तेमाल किया जाएगा। भविष्य में जब अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो यह भी अपने आप एक्सपैंड करेगी। यही सोचकर 80 के दशक में इंदिरा जी और राजीव जी ने एक फिस्कल इररिस्पॉन्सिबिलिटी की थी। आमदनी बढ़ाई नहीं, खर्चा बढ़ा दिया। छठे 5 ईयर प्लान में 80 से 85 तक फिस्कल डेफिसिट 6.2%, 7वें में 8.2%, 6.4 और 8.2। और उसका असर यह हुआ कि मनमोहन सिंह जी को ढूंढ के लाना पड़ा कि यह देश कंगाल हो गया है, डेट ट्रैप में पहुंच गया है और इसलिए देश को बचाओ। वी वर ऑन द वर्ज ऑफ इंसॉल्वेंसी और यहां से टोली गई आईएमएफ वहां से मांगने के लिए कि हमारे देश को बचाओ। और जब यूपीए सरकार ने भी यह किया था तो मुद्रास्फीति आम आदमी के लिए बढ़ गई थी, 10.4% तक गई। यूपीए कार्यकाल की दूसरा जो फेज था 9 से 14 का, उसमें इन्फ्लेशन 10% से ऊपर था। जो लोग इसके समर्थक हैं, उनके एक अर्थशास्त्री को मैं सुन रहा था टेलीविजन पे, उन्होंने कहा कि एक ही तरीका है कि इस पे टैक्स बढ़ा दो। तो ईमानदारी से कहो आपकी नीति ये है। हमने तो घटाए हैं 5 सालों में, पहली बार इतिहास में घटे हैं हर तरह के टैक्स, आप बढ़ा दो। अगर ये आपकी नीति है, ईमानदारी से कहिए। अब आज इन्होंने दो चीजें, जब सच्चाई को छुपाया जाता है तो बड़ी मुश्किल से बाहर निकलती है, लेकिन सच्चाई में एक गुण होता है कि सीमाएं तोड़ देती है और अपने आप बाहर आ जाती है। इट लीक्स इटसेल्फ आउट। आज 2 और संकेत मिल गए मैनिफेस्टो में। पहला मिला, ये केंद्र की इसकी योजना नहीं है, इसके साधन केंद्रों से भी आएंगे और राज्यों से भी आएंगे। भाई आपके 5 राज्य हैं, ये तो पहले दिन आपने नहीं कहा था, तो सच्चाई धीरे धीरे बाहर आ रही है। दिस विल बी अ जॉइंट स्कीम ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट्स।
दूसरा यह कह दिया, और यह शब्द करिए जो मैंने कहा ना, विशेष रूप से चिदम्बरम साहब जब कुछ लिखते हैं तो द डेविल इज ऑलवेज इन द डिटेल। तो दूसरा उन्होंने लिखा, ऑफ द एग्जिस्टिंग सब्सिडीज मेरिट बेस्ड सब्सिडीज विल रिमेन। अब जिसको आप नॉन मेरिट बेस्ड कह दोगे कि फर्टिलाइजर नॉन मेरिट बेस्ड है, और क्योंकि स्टेटों को खींच लिया, कोई स्टेट कहती है कि मैं सघन स्कीम चलाती हूं, कोई कुछ और कहती है, वो सब नॉन मेरिट बेस्ड कर दोगे। फिर आप कहोगे कि देश में गरीबों की संख्या हर साल कम हो रही है, तो जो बीपीएल से ऊपर है वो हर साल हम काटते जाएंगे, वो नॉन मेरिट बेस्ड हो गया। तो अपने हाथ में एक हथियार रख लिया ताकि मौजूदा को जोड़ दे। इसी से तो वो कहते हैं कि फिस्कल बर्डन नहीं होगा। तो इसलिए एक एक बयान जब एक ब्लफ स्कीम पे आता है, पहला आया था कि ओवर एंड अबव, पहले कुछ नहीं था, दूसरा आया ओवर एंड अबव, तीसरा आया फंडिंग कहां से करोगे। डॉक्टर राजन ने कहा विल सी द फिस्कल डेफिसिट आफ्टर द इलेक्शन, अगर फिस्कल डेफिसिट अलाउ करेगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अभिजीत बैनर्जी ने कहा टैक्स बढ़ा के होगा। चिदम्बरम साहब ने कहा कि जब एक मुर्गी रख लेंगे कई अंडे देगी, अर्थव्यवस्था एक्सपैंड करेगी, उसी में से फंड कर देंगे। और आज कह दिया इसका काफी खर्चा हम राज्यों से ले लेंगे। और मान लीजिए राज्य खड़े होकर कह दे कि भाई जो मैं मौजूदा दे रहा हूं, जो केंद्र की सरकार और मैं मिलके जो दे रहे हैं, आपसे 1.5 गुना ज्यादा दे रहे हैं, तो हमें आपका यह सुझाव पसंद नहीं है। लेकिन इस तरह के सुझाव केवल तभी दिए जाते हैं जब उनको यकीनन ये मानना है कि कभी उनको लागू करने का अवसर नहीं मिलने वाला। इसके अतिरिक्त बहुत अधिक विषय हैं, मैं सब में नहीं जाता। लेकिन अब फार्म लोन वेवर्स, अभी तक कहते रहे वेव करेंगे, अब कहते हैं सिविल ऑफेंस होगा, सिविल रिकवरी होगी। और देखो हमने 5 राज्यों में 2 दिनों में कर दिया। मुझे मालूम नहीं कि किस दुनिया के ऑर्बिट में रहते हैं। आप इन 5 राज्यों में जाकर पूछ लीजिए, डेटा अवेलेबल है। कुछ टोकनिज्म भी कहीं तो नहीं हुआ। पब्लिक हेल्थ, हम सरकारी अस्पतालों को स्ट्रेंथन कर देंगे। अरे हमने तो 50 करोड़ गरीबों को प्राइवेट और सरकारी दोनों में मुफ्त इलाज अस्पताल का दे दिया। आपने तो नारे दिए थे। अब आप, मैंने जब पहले कहा कि प्रॉमिसेस मेड आउट ऑफ इग्नोरेंस, आप 2-3 सवाल पूछ लीजिए। और मैं ड्राफ्ट्समैन चिदम्बरम साहब से नहीं कह रहा, राहुल जी से, जब उन्होंने करवाया कि एक इतना बड़ा वायदा कर दो। अब वित्तीय वर्ष 2019-20 ले लीजिए, पिछले वर्ष का, यानी जो वर्ष खत्म हुआ 2 साल पहले, हमारी टोटल जीडीपी है 210 लाख करोड़। तो उसका 1% जाके होता है लगभग 21 लाख करोड़। जो 1% होता है जीडीपी का, मैं जीरो में कहीं शायद पहले मैं गलती कर रहा हूं, तो 6% तो जाके बैठता है जीडीपी का कोई 12 लाख के करीब। 3% जाके बैठता है 6 लाख से ऊपर। और टोटल 27 लाख के बजट में मैं 2 आइटम पे 18 लाख खर्च कर दूंगा। तो उस वर्ष के लिए हम सेना को कहेंगे, सरकारी कर्मचारियों को कहेंगे कि 1 साल के लिए अपना वेतन छोड़ दो। मतलब दीज आर प्रोमिसेस बीइंग मेड आउट ऑफ शेयर इग्नोरेंस। ये बहुत अच्छा है कि जो इस मामले में कम से कम समझदारी से यह कहते कि केंद्र इन 2 एरियाज में अपनी खपत बढ़ाएगा। ये राज्यों के भी विषय हैं, हेल्थ केयर और एजुकेशन। हम दोनों मिला के इस पे इतना खर्च करेंगे और ये 5 चीजें करेंगे।
लेकिन एक लाउड नारेबाजी की अनाउंसमेंट कर दो। जीएसटी, अब एक ना समझी, उसका 10 बार मैं जवाब दे चुका हूं, अगर कोई समझने कोई तैयार ना हो तो विषय है एक ही रेट लगाएंगे। अरे एक रेट होता है, ये मुझे लगता है एक बार सिंगापुर गए थे, और सिंगापुर में तो कोई बिलो पॉवर्टी लाइन है नहीं, और इसलिए सारी जनसंख्या सामान्य है। वहां खाने की चीज पे भी जीएसटी लगता है, दूध पे भी लगता है, छोटे लोगों की चीज पे भी लगता है, बड़े लोगों की चीज पे भी लगता है, और एक स्टैंडर्ड रेट है 7% का। तो मैंने वहां के प्रधानमंत्री जी से पूछा कि चावल और मर्सिडीज कार दोनों पे 7% लगेगा? उसने कहा बिल्कुल। पर जिस देश में इतनी बड़ी संख्या बीपीएल की है, वहां फूड पे तो लगभग लगा ही नहीं सकते, तो एक रेट कैसे होगा? गरीब आदमी के लिए जो कपड़ा है, जो उसके लिए चप्पल है, क्या उस पे और एयर कंडीशनर पे एक ही रेट लगेगा? मतलब बिना जो नासमझी में वायदे किए जाते हैं, उन वायदों का कोई अर्थ नहीं होता। और जैसा मैंने कहा, इस पार्टी का और विशेष रूप से गरीब के साथ नारों की खिलवाड़ करने का जो इतने वर्षों का इनका एक धोखा रहा है, उस धोखे और ब्लफ को आगे बढ़ाने का आज एक और प्रयास है। बाकी अन्य विषय आप पूछेंगे, मैं जवाब दे दूंगा, मैंने सबका जिक्र नहीं किया। धन्यवाद। Now please read the paragraph. He says 28 lakh jobs I will fill. The next sentence says 20 lakhs of them are in the state governments. But he must at least read what he is saying. Devendra Sir. I seem to have read their manifesto more than the Congress president. Devendra Sir. देखिए, ये जो नेशनल इंस्टीट्यूशंस बनी थी, नेशनलिस्ट इंस्टीट्यूशंस बनी थी, वो एक पर्पस के लिए बनी थी, और इनका एक कैरेक्टर है। कम से कम अगर उसको पॉलिटिसाइज करते हैं तो उसका उत्तर भी मिलेगा। वो मामला कोर्ट में है, अब कोर्ट फैसला करेगा कि उसका ओरिजिन कैसे हुआ। आप नॉन माइनॉरिटी को माइनॉरिटी नहीं बना सकते। प्रश्न यह होता है कि वो जब उसका जन्म हुआ था तब वो माइनॉरिटी थी क्या? एक समाज के साधनों से बनी क्या? एक पर्पस के लिए बनी? अब जामिया दिल्ली में है, मेरा थोड़ा ज्यादा परिचय है उससे। इट्स अ कॉस्मोपॉलिटन यूनिवर्सिटी एंड इट हैज अटेन्ड वेरी गुड स्टैंडर्ड्स। उसको विवाद में हम खींचे, इसकी ये अनावश्यक है। संजय शर्मा। सर, आपने बजट में किसानों को 6,000